गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम बेसिकली टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इस इक्वेशन को यूज करने के लिए एग्जांपल ले रहे थे, और एक ही एग्जांपल शायद हमने किया था, एक रॉड वाला। उसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। सेम क्वेश्चन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कंटिन्यू करते हैं। ये फिर से एक रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है। इसको यहां हिंज किया गया है, मास एम, लेंथ एल। सपोज ये इस पोजीशन में वर्टिकल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहां से इसको छोड़ा, आई जस्ट रिलीज इट फ्रॉम दिस पोजीशन। छोड़ते ही what will be force applied by the hinge on the rod? Find force applied by the hinge on the rod. Immediately after it is released. इस पोजीशन से छोड़ा, छोड़ते ही रॉड के ऊपर हिंज कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है? बेसिक अप्रोच वही है जो पिछले क्लास में क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन ही सेम है। पिछले क्लास में हॉरिजॉन्टल था, अभी इंक्लाइंड है। तो छोड़ते ही हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करना है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम पहले एंगुलर एक्सेलरेशन पता करेंगे। क्यों? इस रॉड का हर पार्टिकल, ईच एंड एवरी पार्टिकल, इट विल गो इन सर्कल। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, सभी पार्टिकल सर्कल में घूमने वाले। लेकिन जैसे ही छोड़ा है, सभी पार्टिकल की स्पीड जीरो है। हर पार्टिकल की स्पीड जीरो है। इसकी, 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 सबकी स्पीड जीरो है। मींस ये सभी सर्कल में दौड़ेंगे जरूर, पर अभी कोई स्पीड नहीं है। इन सभी का रेडियल एक्सेलरेशन जीरो है। सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हर पार्टिकल के पास एक टेंजेंट की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वो आर इंटू अल्फा के इक्वल होता है, जहां अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हम पहले अल्फा निकालेंगे, जिससे हम किसी भी पॉइंट का एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। पर हमारा इंटरेस्ट मेनली सेंटर ऑफ मास में है। हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता करेंगे, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर पता है तो F इज इक्वल टू एम ए लिखने से हमें अननोन फोर्स जो इसके ऊपर है, हिंज फोर्स, वो शायद पता चल सकता है। यही अप्रोच है हमारा। इसको यूज़ करके 2 मिनट ज़रा ट्राई कीजिए। आंसर टाइप वाइप करने में दिक्कत हो तो टाइप मत कीजिए, सिर्फ ये कह दीजिए कि यू हैव डन इट।
अगर हम हिंज पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखें, तो सिर्फ mg का टॉर्क है। हिंज एक फोर्स लगा रहा है, हाँ लगा रहा है, पर वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन यहीं से पास हो रहा है, और इसलिए टॉर्क लिखने में उसका कोई रोल नहीं है। ये रॉड एक फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन कर रहा है, ये एक्सिस है जिसके अबाउट हर पार्टिकल सर्कल में घूमेंगे। इसी पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमें टॉर्क लिखना है। टॉर्क लिखने के लिए सिर्फ mg का टॉर्क लिखना है, बाकी और कोई एक्सटर्नल फोर्स दिखाई नहीं दे रहा है जिसका टॉर्क हो। mg का टॉर्क कैसे लिखेंगे? mg यहां से l/2 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास पे एक्ट कर रहा है। mg फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कंसर्न पॉइंट ए से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे? mg का लाइन ऑफ एक्शन ए से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है? ये डिस्टेंस, ये l/2 है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, l/2 साइन 60 डिग्री, √3/4l, यही डिस्टेंस है। इसलिए mg का जो टॉर्क है वो सिंपली mg इंटू दैट डिस्टेंस हो गया। अब ये इक्वेशन लिख रहे हैं, ये रोटेशन एक्सिस है, पेन, पेन इज द रोटेशन एक्सिस, ये पेन, इस एक्सिस के अबाउट रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3, रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन, और टॉर्क ये mg इंटू √3/4l. This tells you alpha is equal to 3√3/4 g/l. देख लीजिएगा एक बार, ये अल्फा निकल आया। मोटी बात है कि अल्फा हमें पता चल गया। अब अल्फा पता चल गया, इसके बाद क्या करेंगे? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखना है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे? टैंजेंट की डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास इस सर्कल पे चलने वाला है, इस पे टैंजेंट मतलब इस पे परपेंडिकुलर, ये रेडियस है सर्कुलर पाथ का, इस रेडियस पे परपेंडिकुलर, ये सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन वेक्टर का डायरेक्शन है। आई रिपीट, जैसे ही छोड़ा, स्पीड नहीं है, थोड़ा समय देने से स्पीड आएगा, अभी कोई स्पीड नहीं है, और स्पीड नहीं है तो कोई रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, सिर्फ इधर एक्सेलरेशन है। और ये जो एक्सेलरेशन है ये आर अल्फा मतलब l/2 अल्फा के इक्वल है। l/2 एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। हम सिर्फ सेंटर ऑफ मास एज ए पॉइंट उसके बारे में सोच रहे हैं, तो l/2 इंटू दिस, तो ऐसा करेंगे तो 3√3/8 g, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हो गया। किस डायरेक्शन में? रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है तो F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma यूज करेंगे, जिससे हमें अननोन फोर्स, हिंज फोर्स के बारे में पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? उसमें भी गलती करेंगे अभी आप। देखिए, ये सेंटर, जस्ट एक मिनट, ये सेंटर ऑफ मास है, इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इधर है 90 डिग्री पे, और इस रॉड पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो फोर्सेस ये हैं, वेट और हिंज फोर्स।
अब हिंज फोर्स के डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता है मुझे, नो आइडिया। तो हिंज फोर्स को मैं दो कंपोनेंट, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट एज्यूम कर लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हिंज फोर्स को एफ एक्स और एफ वाई एज्यूम कर लेता हूँ, चलेगा, बिल्कुल फाइन, उससे भी आंसर आएगा। बट मैं अभी ऐसा करता हूँ, आप खुद ही समझ जाएंगे क्यों कर रहा हूँ। रॉड की लेंथ के अलोंग, रॉड की लेंथ के अलोंग हिंज फोर्स को क्या लिखूं मैं, इसको एफ रेडियल लिख रहा हूं। हिंज फोर्स पता नहीं किस डायरेक्शन में है, उसका एक कंपोनेंट मैं ले रहा हूं रॉड की लेंथ के अलोंग, दूसरा कंपोनेंट मैं ले रहा हूं रॉड की लेंथ के परपेंडिकुलर। आई हैव एग्जैक्टली नो आइडिया कि ये हिंज फोर्स किस तरफ है। इसको मैं लिख रहा हूं एफ परपेंडिकुलर, एफ रेडियल और एफ परपेंडिकुलर। हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट ले लिए, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन तो हमें पता ही नहीं है अभी किधर लग रहा है, ऐसे दो डायरेक्शन ले लिया हमने। ऐसा कंपोनेंट इसलिए लिया मैंने क्योंकि सेंटर ऑफ मास एक सर्कल के ऊपर घूमने वाला है, और सर्कुलर मोशन की एनालिसिस में ये तो एक तरह से थंब रूल है कि सारे फोर्सेस रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में पहले रिजॉल्व कर दो, तभी इक्वेशन लिख पाते हैं हम। वैसे यहां भी कर रहा हूं। तो जब हिंज फोर्स को एज्यूम करने की बारी आई तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्यों लूं, एफ एक्स एफ वाई दो ऐसे कंपोनेंट क्यों लिखूं, ऐसे क्यों न ले लूं कि वो पहले से रेडियल और टेंजेंशियल हो। ठीक है, ये ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। अब mg फोर्स इधर है, क्या ये रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में? आंसर है नहीं। इसके टुकड़े करो, ये 60 है, ये 60 है, तो mg का टुकड़ा जो इस तरफ आएगा mg cos 60, और mg का एक टुकड़ा इस तरफ भी आएगा अलोंग द रॉड, उसके परपेंडिकुलर। ये टुकड़ा है आपका mg sin थीटा। अब देखिए, अब क्या सिचुएशन है, सेंटर ऑफ मास का रेडियल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, क्योंकि स्पीड ही नहीं है, वी स्क्वायर बाय आर। ये सर्कल में घूमेगा, अभी स्पीड नहीं है, तो रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आंसर है जीरो। वी स्क्वायर बाय आर क्या है, जीरो। मतलब इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, जीरो। रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो है, तो एफ आर टोटल रेडियल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। ये तभी पॉसिबल है जब एफ आर, आप बोलेंगे एफ आर तो यहां लग रहा है, कहां लग रहा है उससे मतलब ही नहीं, पूरे बॉडी के किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है इससे मतलब नहीं। टोटल फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यही तो सेंटर ऑफ मास की बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है। इस डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है, हिंज ने लगाया एफ आर, और ये एम जी कॉस थीटा उल्टे डायरेक्शन में, इक्वल और ऑपोजिट होने से नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो सीधा लिख दे रहा हूं, एफ आर इज इक्वल टू एम जी कॉस 60 डिग्री। तो जो रेडियल हिंज फोर्स है, रेडियस की डायरेक्शन के अलोंग हिंज फोर्स है, वो mg/2 है इस समय, गारंटीड। नेक्स्ट, टेंजेंशियल, टेंजेंट की डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास के पास एक एक्सेलरेशन है, जो हम लोगों ने पहले अल्फा निकाला और आर अल्फा करके कैलकुलेट किया, 3√3g/8। तो इस डायरेक्शन में रॉड के ऊपर एक नेट फोर्स होना चाहिए। कितना नेट फोर्स है इधर देखते हैं जरा, टेंजेंशियल डायरेक्शन, नेट फोर्स कितना है जरा आप देखिए, mg sin 60 डिग्री, mg sin 60 डिग्री माइनस एफ परपेंडिकुलर। रॉड के ऊपर टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, कहां लग रहा है उससे मतलब नहीं है, कितना फोर्स है, रिजल्टेंट वेक्टर सम इतना। ये किसके इक्वल है, मास ऑफ द रॉड इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हम सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के बारे में सोच रहे हैं, 3√3g/8, यही लिखा है ना, हरी राम, ऐसा।
तो एफ परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई? √3/2 1 माइनस 3/4 mg 1/4, that means √3/8 mg। देख लीजिए एक बार। तो हिंज जो फोर्स लगा रहा है उसका एक कंपोनेंट इधर है और एक कंपोनेंट इधर है। रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट हिंज फोर्स, इन दोनों का वेक्टर सम है, जैसा भी आता हो डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड। क्या मैं समझा पाया कि मैंने क्या किया? क्या एकदम बात साफ साफ समझ में आई? F = ma लिखते समय हमें सभी बाहरी फोर्सेस का वेक्टर सम देखना है। इस बात की चिंता नहीं करनी है कि फोर्स कहां पे लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एनी डाउट हियर? अगर रॉड के पास इस समय कोई स्पीड होता, सपोज रॉड को किसी ने ऊपर से छोड़ा और यहां पहुंच के इसके पास एक स्पीड है, तो इस पूरे सॉल्यूशन में सिर्फ एक चीज बदलती। ये जो आपने लिखा कि रेडियल डायरेक्शन में फोर्स 0 है, ये 0 नहीं होता। ये रेडियल डायरेक्शन में नेट फोर्स Fr माइनस mg cos 60°। इसको mv²/r लिखते, जहां v सेंटर ऑफ मास की स्पीड है, या m⍵²r लिखते। अगर इसके पास कोई एंगुलर स्पीड होती तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर Fr माइनस mg cos 60°, m⍵²r लिखते, r मतलब ये L/2। ये जो पहला इक्वेशन है इसमें यही चेंज होता, बाकी किसी इक्वेशन में कहीं कोई चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं। तो अगर ये रॉड स्पीड में होता तो भी हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते थे। सिर्फ एक आदमी ने बोला कि उसको समझ में आया, बाकी लोगों का क्या है, नहीं समझ में आया। तो कहाँ नहीं समझ में आया बताना होगा ना मुझे। क्यों भाई? अगर नहीं समझ में आया तो बताना तो पड़ेगा कहाँ नहीं समझ में आया। अब इसको जस्ट बॉडी को चेंज कर करके सुबह शाम आपसे सवाल पूछते रहते हैं। जैसे अभी मुझे ध्यान आता, हाल फिलहाल ही जेई में एल शेप की बॉडी दे दिया। मैंने ये कहा कि अगर हमारे रॉड के पास स्पीड होती, जैसे रॉड को मान लो किसी ने यहां से छोड़ दिया, तो ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, इसकी स्पीड बढ़ रही है। इस पॉइंट पे पहुंचा तो इसके पास एक अच्छी खासी स्पीड है, रफ्तार में है ये। अभी का क्वेश्चन क्या था कि रॉड को इस पोजीशन से रिलीज किया गया, छोड़ दिया, कोई स्पीड नहीं है, ऊपर कहीं से छोड़ा गया, इसकी स्पीड बढ़ती जा रही। तो ये जो सेंटर ऑफ मास नाम का पॉइंट है, इसके पास एक स्पीड है, ये सर्कल में घूम रहा है और इसकी वेलोसिटी 0 नहीं है। ऐसे में सेंटर ऑफ मास को आपको आइसोलेट करके सोचना है कि सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट है जो सर्कल में घूम रहा है, इसका मास m है, ऐसा सोचो। तो दुनिया में कोई भी चीज सर्कल में घूमे तो सेंटर की तरफ फोर्स होना चाहिए ना।
mv²/r। ये सर्कल में तभी घूम सकता है जब इस पूरे रॉड पे सेंटर की तरफ एक फोर्स हो। कहां से आएगा? ये जो mg sin θ है, cos θ जो भी था, ये तो बाहर की तरफ लग रहा है। इससे बड़ा फोर्स अंदर की तरफ होना चाहिए। तो ये रेडियल फोर्स जो हिंज लगा रही है, ये हिंज जो रेडियल फोर्स लगा रही है, ये रेडियल फोर्स सर्टेनली इस mg cos 60 डिग्री से बड़ा है, एकदम गारंटीड। और नेट फोर्स रॉड पे इस तरफ होना चाहिए। तो ये जो रेडियल फोर्स है -mg cos 60 डिग्री, ये नेट फोर्स हो गया रॉड पे इस तरफ। ये सेंटर है, इस सेंटर पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास ऐसे सर्कल में घूम रहा है, जिसका मास m है। ऐसा सोचो, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन इस तरफ पता है तुम्हें, ω²r या v²/r। तो पूरे रॉड के ऊपर इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, दिस माइनस दिस, इट मस्ट बी इक्वल टू m ω²r। r मतलब ये l/2। अभी कहीं पे मैंने, बहुत समय नहीं हुआ, जेई मेन में ऐसा क्वेश्चन पूछा, ये रॉड को ऐसा कर दिया, यहां हिंज कर दिया, एल शेप का रॉड है, मास m, लेंथ l, इस पोजीशन से छोड़ दिया। छोड़ते ही हिंज फोर्स बताओ, व्हाट इज हिंज फोर्स इमीडिएटली आफ्टर दिस रॉड इज रिलीज्ड? What will be hinge force immediately after this rod is released? करके बताओ, आंसर बताओ। ये एल शेप का रॉड है, ये आर्म हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, मास m, लेंथ l, मास m, लेंथ l। ऐसा पोजीशन में रखा था, हाथ हटा लिया। हाथ हटाते ही हिंज कितना फोर्स लगा रहा है ये बताना है। इमीडिएटली आफ्टर द रॉड इज रिलीज्ड, what is force applied by the hinge? That is the question. ये तो कठिन क्वेश्चन हो गया। अब हो गया तो हो गया। इसमें आपका बाकी क्वेश्चंस की तुलना में एक स्टेप और बढ़ गया, लेकिन आप सभी को शायद याद है, अभी बहुत रिसेंटली किया है। इस एल शेप के रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेंटर ऑफ मास। याद कीजिए, यहां से l/4 और यहां से l/4, यहां पे ये l/4 है, ये भी l/4 है। ये हिंज पॉइंट O के रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की दूरी r, अगर कोई पूछता है, हाँ, l/4 l/4, तो ये डिस्टेंस जो r है, ये अंडर रूट ऑफ l/4 होल स्क्वायर प्लस ये 3l/4 है, l - l/4।
ये सेंटर ऑफ मास में क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। इस एल शेप के रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस आर आपको पता है, मोटी बात ये। जो भी आया लेट इट बी आर। अब बाकी क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली वही है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। हम सबसे पहले टॉर्क की चिंता करेंगे। पॉइंट हो के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिख के पहले अल्फा पता करेंगे। जेई मेन में जहां तक सिर्फ अल्फा लिखने को आया था, या क्या मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन, पर ऐसा डायग्राम वाला कुछ आया था, शायद अल्फा ही लिखने को आया होगा, इतना बड़ा नहीं आया होगा। अब टॉर्क लिखने के लिए आप दो तरीके से सोच सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आप ऐसे सोच सकते हैं कि दोनों के वेट को अलग अलग फोर्स माने और पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, चलेगा। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि पूरे बॉडी के मास को यहां पे रखा हुआ मान लें, सेंटर ऑफ मास पे, वेट फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता हुआ दिखाएं और इसका टॉर्क लिखते हैं। मैंने ये कहा कि या तो ऐसे सोचेंगे या ऐसे सोचेंगे, दोनों एक ही बात है। दो फोर्सेस दिखाएंगे यहां पे, एक इसका वेट और एक इसका वेट। दोनों रॉड के वेट अलग अलग, दोनों का टॉर्क अलग अलग लिखेंगे। या पूरे वेट को सेंटर ऑफ मास पे एक्ट करता हुआ दिखाएंगे और टॉर्क लिख देंगे। लिख के देखिए, इस केस में टॉर्क अबाउट हो 2 mg इंटू दिस डिस्टेंस, ये L/4 है, ये 3L/4 है। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ओ से 3L/4 दूरी पे। ये टॉर्क हो गया। अगर ऐसे दोनों वेट को अलग अलग लेके लिखेंगे तो भी चलेगा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फोर्स का टॉर्क mg इंटू L/2, mg इंटू L/2, और ये mg इंटू L, ये 3/2 mgl, एक ही बात है। तो आपने टॉर्क लिख लिया। अब टॉर्क लिखने के बाद अगला स्टेप ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखें। इस एल शेप के बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है, इसके अबाउट लिखना है, इसके अबाउट। ये तो फिर फंस गए। क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कठिन है। हाँ, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। कैसे लिखोगे? दोनों सेगमेंट का अलग अलग लिख देते हैं, दोनों सेगमेंट का अलग अलग लिख देते हैं। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट ml²/3। इसकी इसकी कैसे लिखें? कुछ भी उटपटांग तरीका नहीं चलेगा। इस रॉड के, इसके, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं। ये सिर्फ इस रॉड को देखिए, इसको मत देखिए प्लीज। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं, इसके पैरेलल ये एक्सिस है एट ए डिस्टेंस d। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए पहले इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ICM, यह है ml²/12, सिर्फ इसकी ml²/12 प्लस md² करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगी। तो m इंटू d², d मतलब ये डिस्टेंस विच इज L² और L/2 का होल स्क्वायर का रूट। तो L² प्लस
L स्क्वायर बाई 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया पूरे रॉड का। टॉर्क लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा, इसलिए अल्फा पता है। अल्फा पता है, टॉर्क बाय आई। ये टॉर्क है, ये आई है, इसको सिंप्लीफाई करके इसके नीचे लिख दीजिए, अल्फा पता हो गया। यस, तानिश सिंह ने कहा कि उसने कर लिया। तो अब अल्फा पता होने के बाद आपको इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट रॉड घूमने वाला है। जैसे ही छोड़ा, अभी स्पीड आई नहीं है, आएगी, बट एक एंगुलर एक्सेलरेशन तो है। एंगुलर एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड जीरो है, पर थोड़ा समय दीजिए, स्पीड दिखेगा, स्पीड बदल रहा है। हिंज फोर्स पूछा गया है। अब हम वापस से जाएंगे इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास के पास, सोचेंगे कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा हो रहा है। सेंटर ऑफ मास देखिए हवा में है। आपको तकलीफ होती है सोचने में, आप इसको कागज की प्लेट ऐसे मान लीजिए, यहां कागज लगा दीजिए, ये लोहा रहेगा, तो ये कागज लगा दीजिए, इसका कोई मास नहीं। ये सेंटर ऑफ मास यहां पे, सेंटर ऑफ मास इस आर रेडियस के सर्कल में घूमने वाला है। ये सेंटर ऑफ मास आर रेडियस के सर्कल में इस पॉइंट के अबाउट घूमेगा, मतलब ऐसा कुछ सर्कल में घूमने वाला है। अभी अभी इसकी स्पीड जीरो, इसलिए कोई रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हाँ वो है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है सेंटर ऑफ मास का? आंसर है आर अल्फा। आर भी पता है, अल्फा भी पता, अब नहीं लिख रहा हूं, आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, बहुत गंदे गंदे रूट फूट वाले नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आर अल्फा मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता है, आर के परपेंडिकुलर। इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन है। और फिर से वही काम, आपके पास हिंज फोर्स का डायरेक्शन पता नहीं है, आपको उसके दो कंपोनेंट एज्यूम करने हैं। आप रेडियल और टेंजेंशियल एज्यूम कर सकते हो, परफेक्टली फाइन। आप चाहे तो एक्स और वाई डायरेक्शन में भी एज्यूम कर सकते हैं, उससे भी कोई फर्क पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। उस केस में हम सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के टुकड़े कर देंगे, वो भी चलेगा। ऐसा 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 कर सकते हैं। इस बार मैंने डिसाइड किया, मान लो कि हिंज फोर्स के दो कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई ऐसे ले लेते हैं। अभी भी आप रेडियल और टेंजेंशियल ले सकते हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फॉर ए चेंज मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लिया। तो मैं ऐसा करता हूं कि सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट कर देता हूं, ये भी चलेगा। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट का मतलब हुआ एक इधर, एक इधर। देखिए ये एंगल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। ये एंगल tan थीटा 1/3 था, अगर आप ध्यान देंगे, आपको ये डिस्टेंस पता है। ये L/4 है, ये L है, नहीं सेंटर ऑफ मास वाला डायग्राम ये नहीं है, यहां है। ये 3L/4 है और ये L/4 है, L/4 डिवाइडेड बाई 3L/4। ये जो थीटा है tan थीटा 1/3। ये क्वेश्चन भी हम पास्ट में एक्चुअली कर चुके हैं, थीटा पता है हमें, ये एंगल पता है, ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, थीटा 90, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो a cos 90 माइनस थीटा, a sin थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कोर्स हो जाएगा, ऐसे दिखा दूं यहाँ अलग से, अच्छा यही दिखा देता हूँ। कितना आया था? a sin थीटा, और यहाँ कितना आया? a cos थीटा। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक फोर्स 2 mg यहां लग रहा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ मास पे। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की बारी आएगी तो नेट डाउनवर्ड फोर्स लिखेंगे 2 mg माइनस एफ वाई, 2 mg एफ वाई।
दिस इज टोटल मास 2m इनटू सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का वर्टिकल कंपोनेंट, इससे Fy मिलेगा। यहां सब पता है आपको, mg पता है, हाँ पता है, a पता है, हाँ पता है, ये वाला है, थीटा पता है, हाँ पता है, tan थीटा 1/3 है। अब Fx लिखने की बारी आएगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये Fy लिखा ना, हाँ Fy लिखा। Fx सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन का एक x कंपोनेंट भी है। नहीं, कुछ गड़बड़ कर दिया ना मैंने, ये गलत दिखा दिया यार, ओहो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो सॉरी। a cos थीटा, a sin थीटा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a sin थीटा है, मींस इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स होना चाहिए। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन से हम देख सकते हैं कि जो हिंज फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट इधर ही होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास पे इकलौता हॉरिजॉन्टल फोर्स तो यही है, और कोई फोर्स है नहीं। और ये Fx गारंटीड मास ऑफ द बॉडी इंटू Ax, मतलब a sin थीटा के इक्वल है। तो ये एक तरह से मल्टी स्टेप क्वेश्चन है, और ऑब्वियसली बहुत सिंपल नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपसे मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन में जेई एडवांस में कुछ कुछ पूछ सकते हैं। इस पे 4 ऑप्शन लिख देंगे और पूछ लेंगे। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए। हाँ, हिंज फोर्स को रेडियल और टेंजेंशियल ले सकते हैं, मैं कह ही तो रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है भाई? कोई फोर्स है, कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, इसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपको लेने हैं, आपकी इच्छा है। किसी ने एक्स और वाई ऐसे लिया, चलेगा। एक दूसरा आदमी आया जिसने कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेट कर दिया, उसने कहा कि मैं एक्स ऐसे लूंगा, वाई ऐसे लूंगा, वो भी सही है, गलत क्या है? बिल्कुल अलाउड है। देखिए, एटवुड मशीन, पुली और ब्लॉक वाले सिस्टम, अभी तक जो हमने पढ़ा था उसमें हमने ये कहा कि पुली और थ्रेड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में पुली को मासलेस मान लिया था। अब थोड़ा रियलिटी के करीब आ जाते हैं, रियल लाइफ में जो होता है उसके करीब आ जाते हैं। पुली मासलेस तो होती नहीं, मास वाली होती है, मैसिव पुली है, और पुली और थ्रेड के बीच में फ्रिक्शन भी है। पर यहां पे हम एक सिंप्लीफिकेशन का अजम्पशन जरूर लेंगे। थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन पुली, और थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन पुली का क्या मीनिंग है, ये भी हमने अभी 1-2 क्लास पहले ठीक से समझा था। तो ये नॉर्मल यूजुअल सा एटवुड मशीन बना देते हैं। और यहां 2 ब्लॉक ले लेते हैं। पुली एक डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज है, ठीक है। अ, अभी क्या मान लो, कुछ भी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेता हूं इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। सिलेंडर होगा तो ½ mr², डिस्क होगा तो भी ½ mr², मोस्ट प्रोबेबली यही 2 होंगे।
पर अगर किसी ने कहा कि नहीं रिंग है और सरकमफ्रेंस पे ही मेनली मास है, तो एम आर स्क्वायर भी हो सकता है। हॉलो सिलेंडर है तो भी एम आर स्क्वायर हो सकता है। तो लेट अस अज्यूम कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है इस एक्सिस के अबाउट, इसका रेडियस आर है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखा हुआ है कि थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन पुली। देखिए, अगर थ्रेड को स्लिप करना अलाउड होता, अगर थ्रेड को स्लिप करना अलाउड होता, आप पुली को ऐसे पकड़ लो कि पुली घूम नहीं सकती, होल्ड कर लो, तो भी दोनों ब्लॉक चलेंगे। थ्रेड का फिसलना अलाउड है। ये भारी है तो नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये रस्सी इसके ऊपर से फिसलती चली जाएगी, ये अलाउड है। लेकिन अभी क्वेश्चन कहता है कि थ्रेड का फिसलना अलाउड ही नहीं है। इतनी जबरदस्त फ्रिक्शन है थ्रेड और पुली के बीच में, ये रस्सी ऐसे सरक नहीं सकती, फिसल नहीं सकती। तो अगर आपने ऐसे पुली को पकड़ लिया, क्लैंप कर दिया कि नहीं पुली को घूमने नहीं देंगे, हम पुली को घूमने नहीं देंगे, अगर पुली को घूमने नहीं देंगे तो ये रस्सी भी इसके ऊपर से फिसल नहीं सकती है। क्योंकि अगर पुली रोटेट नहीं कर रही है और रस्सी ऐसे इसके ऊपर से पार हो रही है, तो ये तो फिसल रही है, इसके ऊपर घिस रही है इसको ऐसे, ये अलाउड ही नहीं है। इतना जबरदस्त फ्रिक्शन है कि पुली के रेस्पेक्ट में रस्सी को खिसकने नहीं देता वो फ्रिक्शन। तो अगर आपने इसको ऐसे जाम कर दिया, पकड़ लिया, तो नथिंग विल मूव, कुछ भी मूव नहीं करेगा। मूवमेंट तभी होगा जब पुली फ्री है घूमने को। और इस केस में अगर इसकी वेलोसिटी v है, बल्कि यहां से एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, अगर ये ब्लॉक x नीचे आया तो इतनी देर में पुली थीटा एंगल से घूम गई और x आर थीटा के इक्वल होगा। पुली का ये पॉइंट थीटा एंगल से घूम के यहां आया, तो ये जो रस्सी थी, ये थीटा, ये आर्क लेंथ आर थीटा, अगर ये पॉइंट घूम के यहां आया तो ये जो पीले कलर की रस्सी का पार्ट है ये फ्री हो गया, ये हवा में आ गई। ये तो बहुत मुश्किल नहीं है इमेजिन करना। अगर पुली ऐसे थीटा एंगल से घूमी, ये पॉइंट यहां आया, तो इतनी लंबी रस्सी ऐसे हवा में आ जाएगी, उतना ही नीचे गिरेगा ये ब्लॉक, रस्सी इधर उतनी लंबी हो गई। तो ये लेंथ कितना, आर थीटा, आर इंटू थीटा। पुली थीटा से घूमेगी, रस्सी आर थीटा से चलेगी। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी टी मतलब इसकी वेलोसिटी, डी थीटा बाई डी टी मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर इसकी वेलोसिटी v बढ़ रही है तो इसके घूमने की स्पीड ओमेगा को भी पढ़ना पड़ेगा, तभी नो स्लिपिंग की कंडीशन मेंटेन रहेगी। ऐसा बात किया था हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में। तो एक और डिफरेंशिएशन करेंगे, डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन होगा, और इसका डिफरेंशिएशन डी ओमेगा बाई डी टी अल्फा होगा। तो जब स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ए विल बी इक्वल टू आर अल्फा। ए क्या है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन या इसका एक्सेलरेशन। अल्फा क्या है, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसकी रफ्तार बढ़ रही है, इसकी भी घूमने की रफ्तार बढ़नी पड़ेगी, सिंपल ये कहा जा रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर ये मास, ये ब्लॉक एक्सेलरेटेड है और मुझसे कोई पूछे क्यों एक्सेलरेटेड है, मैं बोलूंगा भाई इस पे दो फोर्स हैं। M1G टेंशन से बड़ा इसलिए एक्सेलरेटेड है, यही तो कारण है। M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए, यही इक्वेशन लिखूंगा। लेकिन अगर कोई आगे पूछे कि पुली, आपने कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन है पुली के पास, अल्फा है, क्यों है? किसी भी चीज में एंगुलर एक्सेलरेशन है मतलब उस पर एक अनबैलेंस टॉर्क है। पुली पे टॉर्क कहां से लग रहा है? पुली के ऊपर लगने वाले जो फोर्सेस हैं, एक ये सपोर्ट फोर्स,
ये रॉड हो सकता है, पिन हो सकता है, रस्सी हो सकती है, जो कुछ भी है, इसका सपोर्ट फोर्स है, रस्सी है तो टेंशन है, पुली का खुद का वेट mg। ये दो फोर्स जो हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क तो बना नहीं रहे, ये तो यहीं से पास हो रहे हैं। पुली में एंगुलर एक्सेलरेशन आया क्यों? आंसर है ये जो दोनों तरफ रस्सी लग रही है, ये स्ट्रिंग, इसका टेंशन और ये स्ट्रिंग का टेंशन, स्ट्रिंग दोनों तरफ से पुली को ऐसे खींच रही है, ये रस्सी दोनों तरफ से ऐसे खींच रही है। अब क्लियरली अगर ये दोनों तरफ के टेंशन इक्वल हुए, मान लो 1 मिनट के लिए, फिर से देखिए पुली पे कोई टॉर्क नहीं है। क्यों भाई? ये जो टेंशन है इसका टॉर्क T/R ऐसा घुमाने की कोशिश कर रहा है पुली को, और ये जो टेंशन है इसका टॉर्क, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन सेंस से बोल रहे हैं हम। ऐसा फोर्स लगा रहे हैं तो T/R टॉर्क है जो पुली को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये T/R टॉर्क है जो पुली को ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये दोनों टेंशन इक्वल हो गए तो पुली पे तो कोई टॉर्क ही नहीं है, mg और सपोर्ट फोर्स का कोई टॉर्क नहीं है, दोनों टेंशन का भी मिला के कोई टॉर्क नहीं है। तो जब पुली पे कोई नेट टॉर्क है ही नहीं तो अल्फा क्यों होगा? पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन क्यों होगा? नहीं होगा। इट मींस अगर ये बॉडी एक्सेलरेटेड है, पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन है, ऐसे घूम रही है पुली और इसकी रफ्तार बढ़ रही है, तो ये दोनों टेंशन इक्वल हो ही नहीं सकते, दे हैव टू बी डिफरेंट। ये टेंशन T1 और ये टेंशन T2, यहां का टेंशन T1 और यहां का टेंशन T2, दे हैव टू बी डिफरेंट। पर थ्रेड तो मासलेस है, मासलेस थ्रेड में तो टेंशन एक जैसा होता है। नहीं, ऐसा हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मासलेस थ्रेड के ऊपर भी अगर कोई टेंजेंशियल फोर्स हो, फ्रिक्शन जैसा फोर्स, मैंने एग्जाम्पल देके पढ़ा था कि ये हाथ के अंदर से एक रस्सी ऐसे पास हो रही है, तो आपके हाथ का जो फ्रिक्शन फोर्स है, दिस फ्रिक्शन, भले ही रस्सी मासलेस, फ्रिक्शन की वजह से टेंशन चेंज हो जाता है। तो ये पुली और थ्रेड के बीच में जबरदस्त फ्रिक्शन है, इस वजह से यहां से यहां के बीच में टेंशन चेंज हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो टेंशन कैसे चेंज हो रहा है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता हो तो एक्चुअली हम उसका भी इक्वेशन लिख सकते हैं। T1 और T2 में रिलेशन लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बट हमें उसकी जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास इतने सफिशिएंट इक्वेशन है कि हम T1 और T2 दोनों अननोन को डायरेक्टली डायनामिक्स कंसिडर करके ही पता लगा सकते हैं। T1 और T2 दो रस्सी के दोनों साइड में अलग अलग टेंशन है, और इन दोनों अननोन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ इक्वेशंस हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, रस्सी और पुली के बीच का इंटरैक्शन क्या है, ये सब ज़्यादा समझने की जरूरत है नहीं। हमारे पास इतने इक्वेशन है कि हम इजीली इसको अलग अलग मान के पता कर सकते हैं। अब क्या इक्वेशन लिखेंगे? पहले पुली का ही लिख देते हैं। चलिए देखिए, ये पुली अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन से ऐसे घूम रही है, तो इस पे नेट टॉर्क T1/R माइनस T2/R, डेफिनेटली T1 T2 से बड़ा है, तभी ये ऐसे घूमेगी। दिस इज इक्वल टू आई अल्फा। आई क्या है? इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इक्वेशन आगे सॉल्व करने में आसानी हो इसके लिए इसको R से डिवाइड कर दीजिए। अल्फा को A/R लिख दीजिए, नहीं तो वो एक एक्स्ट्रा अननोन दिखता रहेगा। ये इक्वेशन हो गया। अब हमारे पास 3 अननोन है, T1 T2 और A। एक इक्वेशन तो ये हो गया, और 2 इक्वेशन इनके मोशन से लिख लेंगे। इसके मोशन के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, m1g माइनस T1 इज m1a। ये तो सिंपल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, F इज इक्वल टू ma। इसी तरीके से इसको देखिए, ये ऊपर जा रहा है A एक्सेलरेशन से, T2 माइनस M2g
T2 माइनस M2 जी इज M2 है। हो गया, तीन इक्वेशन, तीन अननोन। T1 T2 और ये तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, और सोल्यूशन भी आसान है। ये तीनों इक्वेशन को जस्ट जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि ये T2 और ये T1 कैंसिल हो गए। जस्ट ऐड कर दीजिए ये, और आपको ये मिल गया। इसलिए जो एक्सेलरेशन है, वो ऐसे लिख सकते हैं आप। अब इसमें किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बता दीजिए। उसके बाद, अरे टेंशन फ्रिक्शन की वजह से क्यों क्या बदलता है, तो बदलेगा ही। हाँ, उसके बाद किसी को कोई डाउट है? पुली के फ्री बॉडी डायग्राम में फ्रिक्शन को क्यों नहीं लिया? चलिए, सबसे आसान, इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है। ये पुली है, यहां से यहां तक जो रस्सी है, ये रस्सी का ये हिस्सा नहीं, ये हिस्सा नहीं, सिर्फ ये रस्सी का हिस्सा। एक मिनट के लिए मान लो कि पुली और ये डार्क ब्लू कलर की जो रस्सी मैंने बनाई है, ये हमारे सिस्टम के ही पार्ट है। मतलब रस्सी के इस टुकड़े को मैं पुली का ही पार्ट मान रहा हूं। ऐसा करना अलाउड है? हाँ अलाउड है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन में फर्क नहीं, साथ चल रहे हैं, देयर इज नो स्लिपिंग। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करते थे ना, कि ये वेज है, ये पुली है, इधर उधर रस्सी लटक रही है, तो ये ब्लॉक जो है, इस ब्लॉक को सेपरेटली स्टडी कर सकते हैं, कर सकते हैं। पर हम नॉर्मली क्या करते थे, हम कहते थे कि चलो ब्लॉक और पुली को एक ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। इससे फायदा क्या होता था, पुली ब्लॉक पे, ब्लॉक पुली पे कितना फोर्स लगा रही है सोचने की जरूरत ही नहीं है। ब्लॉक और पुली को एक ही चीज मान लो। दैट मीन्स पुली मासलेस है, उससे आपके सिस्टम के मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? और ये जो पुली है, इसके ऊपर से पास होने वाली है थ्रेड, इस थ्रेड को एक मिनट के लिए सोचो ये पुली का ही पार्ट है। तो ये थ्रेड और पुली एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स लगा रहे हैं, तुमको सोचने की जरूरत ही खत्म हो गई। मत सोचो, तो डोंट थिंक अबाउट इट। ये थ्रेड मतलब बेसिकली एक ही थ्रेड है, लेकिन टेंशन का मतलब क्या होता है, यहां पे टेंशन का मतलब क्या है, ये टुकड़ा इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, वैसे ये नीचे वर्टिकल टुकड़ा यहां पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसको टेंशन कह रहे हैं।
और उसी तरीके से ये वर्टिकल टुकड़ा इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, इसको टेंशन कह रहे हैं हम। तो पुली और इतनी सी रस्सी को एक ही ऑब्जेक्ट मानने से आपको टेंशन भी समझ में आता है कि ये टेंशन क्यों लग रहा है। ये रस्सी बेसिकली, रस्सी का एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यही टेंशन है। ऐसे उसी तरीके से इधर भी टेंशन है। अगर हम इन डीप जाते हैं कि क्या हो रहा है, फ्रिक्शन कैसे बदल रहा है, ऐसा कुछ जैसे मान लो ये बहुत ही छोटा सा सेगमेंट है और ड्राइंग साफ बने इसलिए इतना बड़ा बना है। ये रस्सी का टुकड़ा इमेजिन करो, ब्लू कलर का रस्सी का टुकड़ा, बहुत ही छोटा एंगल बना रहा है सेंटर पे, एकदम छोटा सा सेगमेंट है। देखिए अभी कोई पूछ रहे थे, उनका जवाब भी यहीं पे है, उनको अलग से मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से सुनिए। जीसान, अब रस्सी तो मासलेस है, हम रस्सी के बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, ओनली अबाउट स्ट्रिंग, रस्सी के इस टुकड़े के बारे में सोच रहे हैं। रस्सी तो मासलेस है, उस पर नेट फोर्स तो जीरो होना चाहिए हर वक्त, हर हाल में जीरो होना चाहिए। कौन कौन से फोर्स हैं इस टुकड़े के ऊपर, अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें दिखता है कि इधर जो रस्सी है इसका टेंशन टेंजेंशियल, ओहो, ये टी, इसके आगे जो रस्सी है इसका टेंशन पता नहीं कितना है, मतलब टी है कि नहीं मुझे नहीं पता है, कुछ और मान लेते हैं टी डैश, या बल्कि ये डी थीटा एंगल चलते चलते यहां से यहां जाते जाते ये थोड़ा सा बदल गया, टी प्लस डी टी हो गया, ऐसा सोचिए, या टी डैश लिख लीजिए, टेंशन मत लीजिए, छोड़िए, मैं अभी इंटीग्रेशन तो नहीं करूंगा इसलिए टी डैश। यहां का टेंशन टी मान लिया, यहां का टी डैश, आपको लगता है सेम होगा तो आ जाएगा, टी और टी डैश इक्वल आ जाएंगे, वेट करते हैं देखते हैं। और कौन कौन से फोर्स है रस्सी के ऊपर, ये रस्सी पुली को ऐसे दबा रही है, ये टेंशन फोर्स जो दोनों है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों टेंशन फोर्स का एक रेडियल कंपोनेंट, इस टेंशन को मैं ऐसा और ऐसा रिजॉल्व कर सकता हूं। तो ये दोनों टेंशन, जो पड़ोस का टेंशन है, ये इस रस्सी के टुकड़े को अंदर की तरफ पुली के ऊपर ऐसे दबा रहा है, तो यहां एक नॉर्मल फोर्स है, डेल्टा एन लिख लेता हूं, छोटा नॉर्मल रिएक्शन। पुली जो है रस्सी को आउटवर्ड धकेल रही है, ऑब्वियस सी बात है, तो कॉमन सेंस, ये रस्सी ऐसे लगा दिया तो ये रस्सी का हर टुकड़ा इसको ऐसे दबा रहा है। रस्सी अपने वेट की वजह से नहीं दबा रही है रस्सी तो मासलेस है, रस्सी के पड़ोसी उसको जो खींच रहे हैं, अगर पूरे हाफ रस्सी को ले लें आप ऐसे, तो ये जो टेंशन पुल फोर्स है इसकी वजह से ये इसको दबा रहा है। अभी हमने एक छोटा सा सेगमेंट लिया है, तो इस सेगमेंट पे इधर टेंशन और इधर टेंशन का एक रिजल्टेंट है इधर, इन दोनों फोर्सेस का, तो इसको कोई तो बैलेंस कर रहा है इस टुकड़े पे, पुली का नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है। अब ये अगर ऐसे खिसकना चाहे और मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मान लो 1 मिनट के लिए कि फ्रिक्शन नहीं है और ये ऐसे खिसकना चाहता है, तो जाओ भाई, ये मान लो इसका एक्सेलरेशन है, फिर एक्सेलरेशन है तो भी टेंजेंशियल फोर्स जीरो है, तो भी टेंजेंशियल फोर्स जीरो है, क्यों? क्योंकि ये मासलेस रस्सी है। अगर रस्सी एक्सेलरेट हो रही है, इस टुकड़े को फिर से ध्यान से देखिए, नीले रंग के टुकड़े को, इसको और बड़ा करके बना रहा हूं यहां पे, ये नीला टुकड़ा अगर एक्सेलरेटेड है तो टेंजेंट की डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, अगर ये मास वाली रस्सी होती, ये तो मासलेस है, m × a जीरो है। इस थ्योरी के हिसाब से इस पे इधर और इधर जो फोर्स लग रहा है दोनों इक्वल होने चाहिए। एक्चुअली ये फोर्स रिजॉल्व किए जाते हैं, ऐसे करना पड़ेगा, जो मैं कर ही देता हूं। यहां टी डैश जो है ना, इसके 2 कंपोनेंट लेंगे, ये अगर डी थीटा है, ये डी थीटा बाई 2 होता है, ये भी डी थीटा बाई 2 है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिख जाएगा ये डी थीटा बाई 2 है, यहां पे बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे टेंजेंट बना है,
और ये किनारे पे टेंजेंट है। इस लाइन पे ये रेडियस परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे ये रेडियस परपेंडिकुलर है। दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो उनके रेस्पेक्टिव परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी थीटा होता है। तो ये ब्लू डॉटेड लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, इस व्हाइट लाइन पे ये परपेंडिकुलर है, इन दोनों के बीच का एंगल डी थीटा बाई टू है, ये भी डी थीटा बाई टू है। तो टी डैश का कंपोनेंट इधर होता है टी डैश कॉस डी थीटा बाई टू, और एक कंपोनेंट इधर नीचे की तरफ है ऑलमोस्ट टूवर्ड सेंटर साइन डी थीटा बाई टू, उसको नहीं दिखा रहा हूं। उसी तरीके से यहां जो टेंशन है इसके भी दो टुकड़े हैं। एक टुकड़ा जो इधर आएगा वो टी कॉस डी थीटा बाई टू है। इस नीले नीले टुकड़े का साइज बहुत बड़ा बना है, बिल्कुल एक डॉट की तरह, डी थीटा एंगुलर विड्थ, बिल्कुल एक पार्टिकल की तरह है। उस पर एक फोर्स इधर टी डैश कॉस डी थीटा बाई टू है और एक फोर्स इधर टी कॉस डी थीटा बाई टू है। अगर सच में ये मासलेस है तो इस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, कुछ भी एक्सेलरेशन हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, जब एम जीरो है, ए कुछ भी हो, फोर्स जीरो होना चाहिए। दैट मीन्स टी डैश इज इक्वल टू टी। लेकिन यहां मामला गंभीर इसलिए है, यहां एक फ्रिक्शन भी लग रहा है इसके ऊपर, ये स्मूथ सरफेस नहीं है। तो जब ये रस्सी का नीला टुकड़ा भागने की कोशिश करता है तो एक और फोर्स है, फ्रिक्शन, पुली के लोहे का फ्रिक्शन डेल्टा है। तो क्या हुआ, रस्सी का टुकड़ा तो मासलेस है, उस पर तो नेट फोर्स जीरो ही होगा। आई एग्रीड, उस पर नेट फोर्स जीरो होगा। उस पर नेट फोर्स अब जीरो कैसे होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में? देखिए आप जरा, ये टी डैश कॉस डी थीटा बाई टू, इस तरफ फोर्स, और इस तरफ अब दो फोर्स हैं, टी कॉस डी थीटा बाई टू और फ्रिक्शन। भाई अगर फ्रिक्शन है तो है। फ्रिक्शन क्यों है? नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। और नॉर्मल रिएक्शन क्यों है? क्योंकि इसी टी डैश का एक कंपोनेंट ऐसे नीचे की तरफ है जो मैंने नहीं दिखाया है, यहां साइन डी थीटा बाई टू, इसका भी कंपोनेंट है। ये पुली के ऊपर एक तरह से रस्सी का ऐसा दबाव है, पुली भी इसको ऐसे पुश कर रही है, तो एक नॉर्मल फोर्स है, इसलिए फ्रिक्शन है। और ये रस्सी का टुकड़ा जब ऐसे सरकने की कोशिश करेगा तो है तो मासलेस, उस पर तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। टेंशन का ये कंपोनेंट, टेंशन का ये कंपोनेंट इक्वल होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता, लेकिन यहां फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। इससे साबित हो गया कि टी डैश इज नॉट इक्वल टू टी, टी डैश टी से बड़ा है। यहां का टेंशन और यहां के टेंशन में फर्क है। क्यों फर्क है? क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो सेम होता टेंशन। हाँ, तो एक्सेलरेशन का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया। अब रिड्यूस्ड मास बोलो या कोई और नाम दे दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। यस यस, वी कैन कैलकुलेट फंक्शन ऑफ टेंशन। मैंने कर दिया, अब आप खुद लिख सकते हो। इसको टी डैश मत लिखो, इसको टी प्लस डेल्टा टी लिख लो। तो वो डेल्टा टी लिखो इस इक्वेशन से, यहाँ से डी थीटा घूमने से टेंशन में चेंज कितना हुआ, इंटीग्रेट कर दो। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉमन सेंस है, थोड़ा सोच के देखो। फ्रिक्शन होगा, रस्सी पे कहीं भी टेंजेंशियल फोर्स है तो टेंशन तो बदल ही जाएगा। रस्सी मासलेस है, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। फ्रिक्शन है तो नेट फोर्स जीरो होने के लिए दोनों तरफ टेंशन अलग होना पड़ेगा, कॉमन सेंस। हाँ, तो वापस आते हैं हम अपने डिस्कशन पे। आ, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इसको करके बताएंगे, कुछ याद वाद हो तो उससे नहीं बताएंगे, जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करके बताएंगे। ये पुली एक डिस्क है, मास एम और रेडियस आर।
ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है. थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन द पुली. थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन द पुली. थ्रेड डज नॉट स्लिप ऑन द पुली. मतलब थ्रेड और पुली के बीच में फ्रिक्शन होगा. सिस्टम को छोड़ दिया, एक्सेलरेशन निकालना है, गिवन है कि ये नीचे जा रहा है, m1 बड़ा है m2 से. तो जैसे इक्वेशंस मैंने फ्रेम किए वैसे इक्वेशंस लिखिए और एक्सेलरेशन बताइए. हाँ, इक्वेशन लिख के बोलिए कि हो गया. मोटा मोटी 3 इक्वेशन लिखने हैं आपको. देखिए इन सभी क्वेश्चंस में ये रिलेशन वैलिड है. पहली चीज, अगर ये एक्सेलरेशन ए है तो पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा. इसका रीजन वही है जो हम पिछली क्लास में भी बोले थे, आज भी बोले. स्लिपिंग नहीं हो रही है. ये थीटा घूमने से ये आर थीटा नीचे आएगा. उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे. अब इसके मोशन के लिए जो इक्वेशन है m1g t1, ये नेट फोर्स हो गया, ये एक्सेलरेशन हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन. इसके मोशन के लिए जो इक्वेशन है t2, टेंशन बदल गया, फ्रिक्शन वाली पुली है. पुली के दोनों तरफ टेंशन अगर डिफरेंट नहीं होगा, इसको हम इतना रामायण क्यों कर रहे हैं, अगर टेंशन डिफरेंट नहीं होगा तो पुली घूमेगी कैसे, इसका एक्सेलरेशन कैसे होगा. T1 हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम T2. अगर दोनों इक्वल होंगे तो नहीं घूमेगी, कोई टॉर्क नहीं है. अच्छा, ये अगर किसी को ओरिएंटेशन को लेके, डायरेक्शन को लेके समस्या हो रही हो, यहां टेंशन है, यहां टेंशन है, कोई फर्क नहीं पड़ता. ध्यान से देखिए, T1 का टॉर्क T1 इंटू आर क्लॉकवाइज, T2 टेंजेंशियल ही है, उसका टॉर्क T2 इंटू आर ही है एंटी क्लॉकवाइज. तो T2 ऐसे घुमाना चाह रहा है, T1 ऐसे घुमाना चाह रहा है. अगर दोनों इक्वल होंगे तो पुली घूमेगी कैसे, इक्वल नहीं है. पुली ऐसे घूम रही है, मींस T1 का टॉर्क T1 T2 के टॉर्क से बड़ा है, मींस T1 T2 से बड़ा है, और कुछ हो ही नहीं सकता. तो यहां और यहां टेंशन डिफरेंट है. इधर फोर्स हो जाएगा आपका m2g साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन से चल रहा है. T2 माइनस m2g साइन थीटा,
इज m2a। ये ऊपर जा रहा है इसलिए नेट अपवर्ड फोर्स T2 माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू m। अब पुली पे आ गए। पुली पे जैसा आपने देखा कि ये सपोर्ट फोर्स, पुली का वेट, इन सब का कोई टॉर्क वर्क नहीं है। टॉर्क सिर्फ इस टेंशन और इस टेंशन का है। तो जो टॉर्क है वो T1R माइनस T2R, दिस इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। ये T1 माइनस T2 लिख लीजिए आप, आर को नीचे कर दीजिए और अल्फा को भी ए बाई आर लिख दीजिए। तो ये बन जाएगा आपका आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन, तीनों इक्वेशन फिर से जोड़ दीजिए, आंसर आ गया। T1 और T2 एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, आज जरा यहीं पे रुकना पड़ेगा। अब अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, इस पे ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।